हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी लॉ की सेकंड क्लास है जिसमें हम स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपरली हमारे इंडियन, आगे दी भी लगा दो भैया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर कर लेना, 1 सितंबर 1872 से ये एनफोर्स हुआ था। 1 सितंबर 1872 से एनफोर्स हुआ था विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि 1 सितंबर 1872 के दिन या उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उस पर लॉ अप्लीकेबल होगा। पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो उस पर लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर करो, कुछ कुछ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी अप्लीकेबल होते हैं। कुछ कुछ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव की एक्ट तो आज बना है लेकिन प्रोविजंस पहले से लगेंगे। जैसे जब दिल्ली में दामिनी कांड हुआ था तो एक माइनर ने जो रेप किया या जो क्राइम किया, दैट वाज एक्सट्रीम, तो उस समय ये मुद्दा उठा कि जो हमारा लॉ है उसे चेंज कर देना चाहिए कि माइनर को भी फांसी हो सकती है, कोई जुबिलियन कोर्ट वगैरह नहीं, नॉर्मल उसको हम एक मुजरिम माने और उस पर नॉर्मल केस चले और उसको फांसी हो सकती है। लॉ चेंज कर देना चाहिए विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि जिसने दामिनी वाला केस किया उसको भी हम उस लॉ में पकड़ लेंगे। लॉ बना बाद में, वो बंदा दामिनी कांड पहले कर चुका है लेकिन उसको हम बाद में लॉ बनाकर भी पकड़ लेंगे। दैट इज नॉन एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और एक होता है प्रोस्पेक्टिव कि सिर्फ आगे के लिए लगेगा, पहले वालों पे नहीं लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोस्पेक्टिव से एप्लीकेबल हुआ, आगे वालों के लिए हुआ, पहले वालों के लिए नहीं हुआ। चलिए अब थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये एक चुन्नू है, चुन्नू थोड़े से, यस, ये है हमारी चुन्नी। चुन्नी, इसके तो बाल बड़े होंगे ना, चुन्नी है ना, चुन्नू के तो छोटे छोटे होंगे, चुन्नी के बाल बड़े बड़े होंगे, हेयर स्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए समझिए, चुन्नू ने चुन्नी को कहा विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। चुन्नू ने चुन्नी को क्या कहा? विल यू मैरी मी, क्या आप हमसे शादी करोगे? लॉ कहता है दिस इज ऑफर। लॉ ने इसको एक नाम दिया ऑफर। ऑफर या प्रपोजल। प्रपोजल तो आप समझते हो ना, प्रपोज करते हैं अपन किसी को, है ना, प्रपोज डे भी आता है 14 फरवरी से पहले। ये तो बहुत अच्छे से समझते हैं आप लोग, ठीक है, होशियार बच्चे हो। चलिए, इसने कहा यस आई विल, यस आई विल। इसे लॉ ने कहा एक्सेप्टेंस। लॉ ने इसे क्या कहा? एक्सेप्टेंस। देखो एग्जाम्पल भले ही मजाक का ले रहे हैं पर लॉ मजाक नहीं है। मजाक के साथ साथ हमें कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, तो सिर्फ मजाक या भावनाओं में मत रहना, कंसेप्ट पे फोकस पूरा होना चाहिए हमारा। अब समझिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है लॉ की भाषा में। लॉ कहता है जब कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी यहाँ पे चुन्नू और चुन्नी दो बंदे हो गए, कोई एक ऐसा ऑफर देता है, यानी ऑफर का मतलब अपनी बात रखता है और उस बात में वो सामने वाले का यस या नो जानना चाहता है। मैं ऐसा कहता है कि आज गर्मी बहुत है, तो इट इज नॉट ऑफर। मैं आपका यस और नो थोड़ी जानना चाहता हूं, गर्मी है, आज सर्दी बहुत है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर यस और नो। व्हाट इज ऑफर? ऑफर का मतलब हुआ अपनी विचार को सामने वाले के सामने सिग्निफाई करना, अपनी अपनी बात को सामने वाले के पास में रखना, उसके सामने रखना, और इस उद्देश्य से रखना कि हम सामने वाले की हाँ सुनना चाहते हैं। ना बोले उसकी मर्जी, पर हम सुनना क्या चाहते हैं, हाँ, उससे अपन क्या कहते हैं? ऑफर। और हाँ ऑब्वियसली किसी लीगल काम को करने के लिए होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमने पहले ही बोला था हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें नॉन सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट के लिए अगर ऑफर है तो उसे हम यहाँ वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। यानी समझना, यहाँ लॉजिकली, मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन आप एकदम कंसेप्चुअली समझना। चुन्नू ने चुन्नी को बोला विल यू मैरी मी, इट इज ऑफर। अगर चुन्नू चुन्नी को बोलता आती क्या खंडाला, तो ये ऑफर नहीं है,
आप समझो, हमने क्या बोला, ऑफर लीगल काम के लिए होना चाहिए। विल यू मैरी मी बोला तो लीगल एक्टिविटी, शादी करना इज ए लीगल एक्टिविटी, शादी करना इज ए लीगल एक्टिविटी। कोई दिक्कत है क्या? लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लॉ कहता है शादी करना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, क्लियर करना। और विल यू मैरी मी इज ए वैलिड ऑफर, जिसमें एक लीगल एक्टिविटी फ्यूचर में छुपी हुई है जो कि है शादी करना, और इसको हम वैलिड ऑफर मान रहे हैं क्योंकि दिस ऑफर विल लीड्स टू ए लीगल एक्टिविटी। लेकिन अगर आप बोलते हो आती क्या खंडाला, तो वो देखो सब इलीगल है मतलब अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, वो इलीगल एक्टिविटी है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, दैट इज नॉट ए लीगल एक्टिविटी, ठीक है। वो हाँ ना कुछ भी बोले हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो ऑफर क्या है? ऑफर क्या है? सबसे पहले समझो ऑफर क्या है। अपने स्टेटमेंट, अपने इंटेंशन को एक स्टेटमेंट के जरिए सामने वाले को सिग्निफाई करना, अपना इंटेंशन सामने वाले के सामने पुट करना। और हमारा इंटेंशन पुट करने के पीछे, हमारी बात रखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? सामने वाले का उस एस्पेक्ट पर यस सुनना। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, बोले सर मैं आपसे लॉ पढ़ना चाहता हूँ या मैं आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ाओगे क्या? तो उसने क्या किया, उसने अपनी बात रखी और वो मेरे से सवाल पूछ रहा है, आप पढ़ाओगे क्या? वो क्या सुनना चाहता है? यस तभी तो पूछने है यार, नो सुनना होता तो आता ही क्यों? तो अभी जो बात उसने रखी, इसको हम ऑफर बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफर। अब जब किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे को ऑफर दिया, क्लियर करना, ऑफर बहुत डिटेल में आएगा हमारे सामने, हम बहुत सारी बातें ऑफर में और डिटेल में करेंगे। मैं अभी आपको बेसिक कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूँ, फिर ऑफर को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर, सबको लेकर हम एक एक प्री क्लास का डिस्कशन रहेगा। आप मान लो बहुत डिटेल डिस्कशन और होगा आगे। हमको शॉर्ट में ऑफर समझ में आना चाहिए कि एक बंदे ने दूसरे बंदे के सामने अपने दिल की बात रखी है, मतलब अपने फायदे की या अपनी किसी इच्छा की जिक्र किया है, और सामने वाले की हम क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, अब सामने वाले के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? या तो यस या फिर नो, मतलब थप्पड़ मार दे मतलब नो ही है वैसे तो या तो यस या फिर नो, दो चीजें। अगर चुन्नी ने नो बोल दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। अगर चुन्नी ने नो बोल दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। आगे की बात कब बनती है? जब चुन्नी यस बोलती है। चुन्नी ने यस बोला तो आगे की बात बनी। अब देखो, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ऑफर। सबसे पहले क्या होगा? ऑफर। व्हाट इज ऑफर? ऑफर का मतलब क्या है? अपने मन की बात रखी हमने सामने वाले की हाँ सुनने के लिए। सामने वाले के पास दो ऑप्शन थे। क्या दो ऑप्शन थे? हाँ या ना। या तो हाँ बोल दे या ना बोल दे, या तो हाँ बोल दे या ना बोल दे, सॉरी, या तो हाँ बोल दे या फिर ना बोल दे। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो जाता, सामने वाले ने हाँ बोल दी, इट बिकम्स प्रॉमिस। वो क्या बन जाता? फिर एक प्रॉमिस बन जाता। जिसने ऑफर दिया था उसके लिए प्रॉमिस है। मैंने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? मेरी हो चुकी है, मैं यूँ एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम कह दोगे मैडम को जाके कि मैम ये देखो सर तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, शादी हो गई है फिर भी मेरे घर पे ज़बरदस्ती आप महाभारत करवाओगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बंदे ने ऐसा कहा कि आई वांट टू मैरी यू, वुड यू लाइक टू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? जैसे ही ये बात रखी गई, वैसे ही वो अपने आप में क्या हो गया? मेरी तरफ से एक ऑफर। अब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, सामने वाली ने एक्सेप्ट कर दिया। जैसे मैंने ये प्रपोजल आज से कुछ साल पहले अपनी वाइफ को ही दिया था और वाइफ ने यस बोल दिया। जैसे यस बोल दिया, नाउ इट्स माय प्रॉमिस। उसके यस बोलते अभी मेरा प्रॉमिस है कि हाँ अब मैं आपसे शादी करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पूछा था, मैंने आपको कहा कि भैया मैं करना चाहता हूँ और आपने यस बोला है, यानी अब ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपसे शादी करूंगा और ये आपका भी प्रॉमिस है कि आप मेरे से शादी करोगे। टेक्निकली हम दोनों एक दूसरे से अब शादी करेंगे। ये हमारे बीच में क्या हो गया? एक प्रॉमिस हो गया। ठीक है। प्रॉमिस टेक्निकली जो प्रॉमिस है, एक बार मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेगा बाद में। ये प्रॉमिस टेक्निकली एग्रीमेंट है। टेक्निकली क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके सब चीज समझो।
देखो दो चीज़ें हो सकती है। मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो ये सपोज मेरा मोबाइल है, मोबाइल नहीं तो इसी का रिमोट है, वैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है, मैंने आपको बोला वुड यू लाइक टू बाय माई मोबाइल फॉर ₹10,000, इट इज़ अ वैलिड ऑफर। मैं आपको गुड्स बेचना चाह रहा हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत है, एक वैलिड ऑफर है साहब, एक लीगल एक्टिविटी हो रही है, गुड्स बेचना का इलीगल है। तो वुड यू लाइक टू बाय माई मोबाइल फॉर ₹10,000, क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदना चाहेंगे, ये एक ऑफर है। आपने जैसे बोला यस, नाउ इट इज प्रॉमिस, नाउ इट इज प्रॉमिस कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे। अब ये जो प्रॉमिस है मोबाइल और पैसे देने वाला, इसे हम बोल देते हैं एग्रीमेंट। इसे अपन क्या बोल देते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब होता है, इसमें प्रॉमिस और एग्रीमेंट में छोटा सा डिफरेंस होता है कि दो तरफा प्रॉमिस होने पर एग्रीमेंट बनता है, और जब प्रॉमिस बनता है तो टेक्निकली दो तरफा ही बनता है। अब मैं इसको प्रॉमिस बोलूं या दो तरफा प्रॉमिस बोलूं, एक ही बात हो जाती है। एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट वर्ड और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में क्या डिफरेंस है समझना। अगर मान लो मैं एक बार थोड़ा सा एनफोर्सिबिलिटी को छुपा देता हूँ, ठीक है। अगर एक लड़के ने लड़की को ऑफर दिया होता, आती क्या खंडाला, लड़की ने बोल दिया होता यस, ऑफर था एक्सेप्ट हो गया, सॉरी ऑफर था एक्सेप्ट हो गया, तो ये एग्रीमेंट तो बन ही गया। ऑफर था एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। पर इट इज सोशल एग्रीमेंट। भाई मेरे घर पे कोई जीवना है, कोई पार्टी होने वाली है, मैं इनविटेशन कार्ड लेके आपके घर पे आया, बोले सर ये हमारे घर में शादी है, आपको पधारना है, सहपरिवार पधारिएगा साहब, बिल्कुल आइएगा आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारिएगा सर, पक्का आपका इंतजार रहेगा। और आपने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है, आपने बुलाया तो ज़रूर आएंगे। मैंने आपको बोला आइएगा, ये ऑफर था। आपने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, ये आपका एक्सेप्टेंस था। हमारे बीच में जो एग्रीमेंट बना है वो सोशल एग्रीमेंट है। लीगल रिलेशन कहाँ क्रिएट हो रहा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन तो है ही नहीं ना भाई। आप नहीं आएंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई लीगल रिलेशन, कोई लीगल ट्रांजैक्शन तो आगे क्रिएट हो नहीं रहा। सिंपल जीवने के लिए बुला रहा हूं, इट इज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट, सोशल ट्रांजैक्शन है। यानी ये एग्रीमेंट बन रहा है, सोशल एग्रीमेंट बन रहा है। लेकिन जो सोशल एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, और लॉ से एनफोर्सिबल का मतलब वो नॉन सोशल है, वो सोशल नहीं है। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में जाके बोल सकते हो जज साहब इसने कहा था मैं जीवने आऊंगा और ये जीवने नहीं आया, ये बदमाश आदमी है, इसको सजा दो। जज साहब कहेंगे सजा क्या दो, तू आप खिला दे खाना, और क्या तेरे इतना ही मूड हो रहा तो आप वापस खिला दे। देयर वाज नो लीगल रिलेशन, द कोर्ट विल नॉट इंटरफियर इन दिस ट्रांजैक्शन। बट सपोज मैंने आपको बोला कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, आपने बोला यस, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डन। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सपोज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्लासेस ही नहीं भेज रहा हूं, मैं वीडियोस आपको सेंड ही नहीं कर रहा हूं, तो यू कैन गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में जा सकते हो। इसको एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब समझा रहा हूं, कोर्ट में जाना नहीं है नालायकों। ऐसे कोई टीचर के खिलाफ कोर्ट में जाता है क्या, हाँ समझो ध्यान से। अब कोर्ट में चले गए, अब बोलो सर इन्होंने कहा था लॉ का कोर्स कराऊंगा, इन्होंने कहा था नवंबर अटेम्प्ट है, नवंबर से पहले पहले कोर्स करवा दूंगा। सर ये देखो अक्टूबर एंड तो आ गया सर, अभी तक तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ, कैसे होगा सिलेबस सर। ये आप इनको बोलो या तो फीस वापस दें, या जो भी आप चाहते हो आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हो। आप कोर्ट में जाके ये बोल सकते हो सर हमको तो पढ़ना है, फीस से क्या करेंगे, पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, अब एग्जाम सर पे आ गए, पढ़ा नहीं रहे, कैसे काम चलेगा, सर हमको फीस नहीं, हमको पढ़ाई चाहिए। आप कोर्ट में जाके फीस के लिए भी बोल सकते हो, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो फीस नहीं चाहिए, हमको पढ़ना है, पढ़ना ही है। इसके लिए भी आप एनफोर्स कर सकते हो, क्योंकि लीगल ट्रांजैक्शन था। अगर एक लड़का लड़की को बोलता है विल यू मैरी मी, तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सारी बात होने की बात, शादी से जस्ट पहले अगर लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी एक पीछे हट जाए, बैक स्टेप हो जाए, तो कोर्ट में केस कर सकते हो, और वहां पर कंपनसेशन चार्ज किया जा सकता है रेपुटेशन लॉस का। भाई उसने शादी के लिए हाँ किया, अपन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, चुन्नू ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, ऐसे तबला लेके पूरे गांव में घूम रहा था, मेरी चुन्नी से शादी होगी, चुन्नी से शादी होगी, चुन्नी से शादी होगी। शादी से 2 दिन पहले चुन्नी ने मना कर दिया, बोले तेरे से शादी नहीं करूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो चुन्नू की रेपुटेशन का लॉस तो हुआ ना, उसका कंपनसेशन लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला लीगल रिलेशन को क्रिएट करने वाला वैलिड ऑफर था। तो ऑफर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर कैसा होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने के इंटेंशन वाला होना चाहिए, यानी वैलिड ऑफर होना चाहिए जिससे एक लीगल रिलेशन क्रिएट किया जा सके। ऑफर जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा, वो अपने आप में एक प्रॉमिस हो गई, तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की एक बार अपन एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्रीमेंट की अपन एक डेफिनेशन देख लेते हैं।
every promise or set of promise forming consideration for each other is contract. ध्यान से देखिएगा बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी हर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। मैंने आपको बोला मैं आपको अपने मोबाइल 10,000 में बेचना चाहता हूं, वुड यू लाइक टू बाय? मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा और बदले में जो आप मुझे दोगे दैट इज कंसिडरेशन। इन टर्म्स पे धीरे धीरे ध्यान दो, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं, सेकंड यूनिट पूरा कंसिडरेशन पे आएगा, पूरा यूनिट आएगा कंसिडरेशन पे। तो अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर हर वर्ड का बहुत डिटेल आएगा। कंसिडरेशन पे पूरा एक यूनिट है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन सब पे पूरे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आपके सामने आगे। अभी हम बेसिक्स बात कर रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है, लैटिन भाषा में क्विड प्रो क्यू कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं समथिंग इन रिटर्न। अब कई बार बच्चे रिटर्न मतलब लिखित, अरे लिखित वाला नहीं, बदले में कुछ। यानी मैं आपको बोलता हूं मैं आपको मोबाइल दूंगा 10,000 रुपए में, यानी आई वॉन्ट टू सेल यू दिस मोबाइल फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू बाय? मैंने आपसे पूछा, ये मेरा क्या है? ऑफर। ये मेरा क्या है? ऑफर। जैसे ही आपने कहा यस, जैसे आपने कहा यस, नाउ इट इज माय प्रॉमिस टू गिव यू दिस मोबाइल, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया मैं आपको मोबाइल दूंगा और उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? 10,000, दैट इज कंसिडरेशन। यानी प्रॉमिस के बदले में जो दिया जाता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। देखो दोनों में टेक्निकली सिर्फ वर्ड का अंतर है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मोबाइल दूंगा, आप प्रॉमिस कर रहे हो 10,000 रुपए दोगे। मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन है और आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है टेक्निकली। देखो ऐसा भी हो सकता था, अब समझना, दो अलग अलग केसेस। पहला केस मैंने बोला मैं अपना मोबाइल 10,000 में बेचना चाहता हूं, वुड यू लाइक टू बाय? आपने बोला यस। तो मेरी तरफ से क्या है? दो पार्टीज हो गए, एक तो मैं एमडी, एक आप हो गए, कोई एस नाम से कोई भी मान लेते हैं, कोई भी जो भी, ठीक है ना यार। इसकी तरफ से तो प्रॉमिस है कि ये अपना क्या करेगा? मोबाइल देगा, और इसकी तरफ से कंसिडरेशन है कि ये आपको ₹10,000 देगा। ठीक है साहब, आप समझना। एक केस ऐसा भी हो सकता था जब मैंने आपको बोला कि यार मैं अपना मोबाइल तेरे को बेचना चाहता हूं, 10,000 5,000 कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि मैं आपको अपना मोबाइल देना चाहता हूं और आपने बोला हाँ ठीक है, मैं बदले में आपको 10,000 रुपए दूंगा। यानी मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आपने प्रॉमिस किया आप 10,000 दोगे, और दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस। जिसे हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रॉमिस। यानी कभी कभी क्या हो सकता है दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस कर सकते हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर सकते हैं। जहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा, जहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा उसे हम क्या बोल देंगे? सेट ऑफ प्रॉमिस। उसे अपन क्या बोल देंगे? सेट ऑफ प्रॉमिस। और कभी कभी क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होगा। एक बंदा प्रॉमिस करेगा और उसमें ये बात डिसाइड कर देगा, उसमें बात डिसाइड कर देगा कि बदले में आपसे मुझे क्या चाहिए, बदले में आपसे मुझे क्या चाहिए, और उसे अपन क्या बोल देंगे? उसे अपन क्या बोल देंगे? कंसिडरेशन। यानी मैं आपको बोलता हूं मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं और आप बोलते हो ठीक है मैं 10,000 में खरीद लूंगा, मेरा प्रॉमिस है मैं आपको मोबाइल दूंगा, आपका प्रॉमिस है आप मुझे 10,000 दोगे, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बोलता हूं मैं आपको अपना मोबाइल 10,000 में बेच दूंगा, आपने बोला हाँ आप खरीदोगे, तो अब मैं जो आपको मोबाइल दूंगा वो मेरा प्रॉमिस है, आप मुझे जो बदले में दोगे वो आपका कंसिडरेशन है। पहले वाले एग्जांपल में मेरा प्रॉमिस था मोबाइल देना, आपका प्रॉमिस था मुझे 10,000 रुपए देना। तो ये जब प्रॉमिसेस का एक्सचेंज होता है, या एक तरफ से प्रॉमिस और दूसरी तरफ से बदले में जो दिया जाता है कंसिडरेशन, जरूरी नहीं कैश दिया जाए। मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको ये मोबाइल दूंगा, बदले में आपको अपनी एक्टिवा मेरे को देनी पड़ेगी, सपोज कर लो, या बदले में आपका मोबाइल आपको मुझे देना पड़ेगा, हम एक्सचेंज ऑफ मोबाइल कर रहे हैं। मैंने आपको बोला मैं आपको मोबाइल दूंगा, बदले में आप मुझे मोबाइल दोगे, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यस करते हो तो।
मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा और बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, आपका मोबाइल, दैट इज योर कंसीडरेशन। अरे मेरा प्रॉमिस है मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा और बदले में मैंने क्या बोला, आपको अपना मोबाइल देना पड़ेगा, और आपने हाँ बोला है ना, तो बदले में आप मुझे क्या दोगे, अपना खुद का मोबाइल, दैट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। कैश दे जरूरी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है वो देना। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये डिसाइड किया गया है कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, बदले में आप मुझे आपका मोबाइल दोगे, तो ठीक है। आप जो अपना मोबाइल मुझे बदले में दोगे, बदले में रिटर्न में जो आप मुझे चीज दे रहे हो, और क्या दोगे, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है, जो भी हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डिसाइड हुआ है, दैट यू हैव टू गिव मी, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, नहीं चलेगा। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एनफोर्सिबल मतलब एनफोर्सिबल मतलब जिसको आप एनफोर्स कर सकते हो, जिसके लिए आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि जज साहब इसने बात तो की थी, अब मान नहीं रहा, आप देखो, जिसके लिए आप कोर्ट में जाके बात बोल सकते हो। अब एनफोर्सिबिलिटी के लिए भी इसमें 3-4 टर्म्स आएगी। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनफोर्सिबिलिटी को लेकर, हम डिस्कस करेंगे उसको। पर अभी हमको सिंपल समझ में आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होता है, ऑफर। ऑफर क्या है, ऑफर हम हमारी बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं और इस उद्देश्य से रख रहे हैं कि सामने वाला हमें हाँ बोलेगा। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्ट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, क्या बन गया, प्रॉमिस कंसिडरेशन वाला गेम आ गया। प्रॉमिस और कंसिडरेशन वाला गेम आ गया। या तो सेट ऑफ प्रॉमिस होंगे, या एक तरफ प्रॉमिस होगा, एक तरफ कंसिडरेशन होगा, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, इस सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं, पूरे को एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो सोशल भी हो सकता था, भाड़ में जाने दो। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सिबिलिटी टर्म्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि एनफोर्सेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पर एनफोर्सिबिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि वो एग्रीमेंट जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो और बोल सकते हो जज साहब इसने प्रॉमिस किया था, मान नहीं रहा है, पकड़ो इसको, धो इसको। दैट एग्रीमेंट फॉर विच यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द लॉ, दैट इज that agreement for which you can go to the court of law, that agreement which you can enforce through court, आप कोर्ट से भी एनफोर्स कर सकते हो, जिसे उससे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कुछ बेसिक देखें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में वही समझा रखा है कि बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होते हैं पार्टीज़ के बीच में अपने बिजनेस को करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वही हमने बोला, बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। यानी जो राइट्स एंड ड्यूटीज जहाँ डिफाइन किए जाते हैं, जहाँ सारी टर्म्स सेट होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ in a very important respect, it does not prescribe so many rights and duties. इसमें बहुत सारे rights and duties prescribed नहीं है, which the law will protect or enforce. लॉ जिनको प्रोटेक्ट करेगा, लॉ जिनको एनफोर्स करेगा, वो सब इसमें बता नहीं रखे। जैसे आप लोगों ने 12th BST अगर पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें कंज्यूमर के राइट्स लिख रखे थे, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब, राइट टू सेफ्टी। तो उस लॉ में राइट्स लिखे होते हैं, लॉ में राइट्स नहीं है, जनरली लॉ में राइट्स लिखे होते हैं, इसमें लॉ में राइट्स नहीं है। ये बताता है कि भैया राइट्स एंड ड्यूटीज आप खुद आपस में सेट कर लो, हम तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे जो आप राइट्स एंड ड्यूटीज सेट करोगे। It contains a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves. Limiting principles मतलब कि आप जो rights and duties जो भी आपस में डिसाइड करोगे वो लीगल होनी चाहिए, विद इन लॉ होनी चाहिए। लिमिटिंग प्रिंसिपल मतलब इस तरीके की आप राइट्स एंड ड्यूटीज कर सकते हो। आप दारू, ड्रग्स जो कि इलीगल एक्टिविटी है उसके लिए करो, मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये आपके राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो लिमिटेशन से बाहर जा रहे हैं, उनको हम एनफोर्स नहीं करेंगे। ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम सारे एग्रीमेंट की बात नहीं करेंगे। सम ऑफ दोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उसकी बात नहीं करेंगे। ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले, वही कॉन्ट्रैक्ट है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H
ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सारे सेक्शन आपको याद करने हैं क्या? ज़रूरी नहीं है। सेक्शन याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन सारे मगअप करना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एक लिस्ट बना के दे दूंगा, जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन की एक लिस्ट बना के दे दूंगा। लिस्ट आप अपने जो आपका रूम है जहाँ पढ़ते हो वहाँ दीवार पे कहीं पे भी लगा देना, तो चलते फिरते उसको देखते रहना लिस्ट को, या लिस्ट आप खुद बना सकते हो, वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगा तो बेटर मैं आपको बना के ही दे दूँ। वो सेक्शन की लिस्ट आप लगा लेना, तो उस लिस्ट से क्या होगा, आपको चलते फिरते कभी भी उस पर नजर डालते रहो तो उससे याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार देखने से ही याद हो जाएगा। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती है, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E में जो एग्रीमेंट का है वो क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट, यानी हर वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जिससे एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रहा है, बदले में कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, मेरा प्रॉमिस आपको मिल रहा है, आपका प्रॉमिस मेरे को मिल रहा है, यानी मैंने आपसे प्रॉमिस किया और आपने मेरे से प्रॉमिस किया, तो सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन। और या मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको मोबाइल दूंगा और आपको मैंने कहा आप मुझे पैसे दो और आपने यस बोल दिया, तो मेरा प्रॉमिस है मोबाइल देने का और आपने मेरी बात पे यस किया, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू पे मी इन रिटर्न 10,000, दैट इज कंसिडरेशन। सेक्शन 2 डिफाइन प्रॉमिस एज, प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? जो मैंने बोला था वही प्रॉमिस की डेफिनेशन है, उसको हम बहुत डिटेल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रेम से एकदम डिस्कस कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से समझना, हम कम पढ़ें एक एक क्लास में, बहुत 4-5 पेज एक साथ पढ़ा दूँ ज़रूरी नहीं है, पर जो पढ़े वो कंक्लूसिव होना चाहिए, आपको लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए। इसको ध्यान से देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी जिस व्यक्ति को आपने प्रपोजल दिया था, इसके सामने आपने बोला था कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे 10,000 में? सिग्निफाइज हिज असेंट दैट टू, यानी वो उस पर अपनी असेंट मतलब हामी, यस सिग्निफाई करता है, यानी आपको कम्युनिकेट करता है। सिग्निफाई करना मतलब आपको कम्युनिकेट करना, यानी व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर वाज मेड कम्युनिकेट्स हिज यस दैट टू, उस पर, दैट टू मतलब उस पर, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, ये मान लिया जाता है कि जो प्रपोजल था वो क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। एंड प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अब आप देखें यहाँ पर, when the person to whom the proposal is made, पहली बात तो जिस बंदे को हमने प्रपोजल दिया एक्सेप्ट वही करेगा। मैं अब समझो ए बी को बोले विल यू मैरी मी, सी बीच में कूद के आ जावे यस यस आई विल, थप्पड़ मारूंगा, तेरे को पूछा? साले जबरदस्ती बीच में कूद रही है, तेरे से पूछा ही नहीं मैंने। सॉरी, कभी कभी मजाक में ऐसा कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं क्लास के लिए, अदरवाइज मत लेना। जस्ट आपका मन वीडियो लेक्चर्स में लगा रहे इसलिए मैं कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीज़ें यूज करता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको कभी बुरा लगे तो उसके लिए, पर समझना, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी इस बात का इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है वही हाँ कर सकता है, दूसरा हाँ नहीं कर सकता। अगर ए ने बी को बोला कि मैं अपना मोबाइल 10,000 में आपको बेचना चाहता हूं, तो बी ही यस या नो बोलने की सिचुएशन में है। डी कूद के आ जाए बीच में और बोले यस यस आई वुड लाइक टू बाय, तो तेरे से पूछा काय को पंचायती कर रहा है बीच में? पर signifies his assent on that proposal which is made to him, यानी जो प्रपोजल उसे दिया गया था उस पे वो अपनी assent को signify करता है, यानी अपनी yes को communicate करता है। the proposal becomes accepted, यानी जैसे ही वो yes बोलता है यानी वैसे ही proposal क्या हो चुका है? accept हो चुका है, वहाँ acceptance हो चुकी है। and accepted proposal becomes promise, जैसे acceptance हो गई यानी अब ये इसको मोबाइल देगा और अब ये इसको पैसे देगा, इसका promise है, इसका consideration है, promise consideration का गेम सेट हो गया और जैसे सेट हो गया तो वो क्या बन गया? पूरा एग्रीमेंट। ठीक है, thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to another party and the other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। इस लाइन को वापस समझ लो, एग्रीमेंट का जो उत्पत्ति है यानी एग्रीमेंट का जो रिजल्टेंट जहाँ से एग्रीमेंट निकला है वो प्रपोजल है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल देता है, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस हो जाता है और एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसिडरेशन यानी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए किया है। मतलब मैं आपको मोबाइल दूंगा, ये आपका कंसिडरेशन है, आप मुझे पैसे दोगे, मेरा कंसिडरेशन है, दोनों को फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है। पैसा कैश मिले ज़रूरी नहीं है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, यानी दोनों पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, म्यूचुअल कंसिडरेशन है, म्यूचुअल फायदा हो रहा है, इसलिए उन्होंने यस बोल दिया।
तो यहाँ पे इसने क्या बोला, एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, टेक्निकली एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने बोला ना, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा अपने आप प्रॉमिस बन जाएगा, एक तरफ प्रॉमिस होगा एक तरफ कंसिडरेशन होगा, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन का गेम क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट के लिए अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो अपने आप में प्रॉमिस है, और प्रॉमिस एक बंदे के लिए दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन, अपने आप में क्या हो गया, एग्रीमेंट। एनफोर्सेबल बाय लॉ, an agreement to become a contract must give rise to legal obligation। legal obligation होना चाहिए, legal relation होना चाहिए, which means a duly enforceable by law, यानी जिसको आप लॉ में ले जाके एनफोर्स कर सके। भाई ये वाली बात जो नीचे हमने बोला, must give a rise to legal obligation, यानी legal obligation होना चाहिए, और ऐसा obligation होना चाहिए जिसको आप कोर्ट में ले जा सको। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब हम और डिटेल में आगे डिस्कस तो करेंगे वैसे भी। चलिए, थस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक्सेप्टेड प्रपोजल अपने आप में एग्रीमेंट है, प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बनता है एक पार्टी के लिए, दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाता है, और उसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises। मैंने बोला ना, मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोल देंगे उसको अपन। अभी हमने देखा था रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकता है, या फिर एक तरफ से प्रॉमिस दूसरी तरफ से कंसिडरेशन हो सकता है। अगर दोनों पार्टी अपना अपना प्रॉमिस करे तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, और एक बोले कि मैं मोबाइल दूंगा बदले में तू पैसे देगा, यानी दोनों की बात एक नहीं बोलती, और इसने यस बोला तो इसका तो प्रॉमिस है और इसका कंसिडरेशन है। वापस समझ ले, दोनों पार्टी अपना अपना करे, मतलब ये बोले कि मैं मोबाइल दूंगा, ये बोले मैं पैसे दूंगा, तो दोनों का अपना अपना प्रॉमिस है, दोनों का अपना अपना प्रॉमिस है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एग्रीमेंट बन गया। एक बोले मैं मोबाइल दूंगा बदले में तू पैसे देगा, ये बोल दे यस, मतलब इसका प्रॉमिस है मोबाइल देगा, और ये बदले में जो देगा वो कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। और प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ही होता है। मेरा प्रॉमिस अल्टीमेटली आपको तो बदले में कुछ दिलाएगा, आप मुझे पैसे दोगे तो बदले में मेरा प्रॉमिस क्या, मैं आपको मोबाइल दूंगा, तो यू आर गेटिंग दैट मोबाइल। That a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract। Further, section 2H requires an agreement to be worthy by being enforceable by law। agreement इतना तो वर्दी होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि वो enforceable by law हो, तभी उसको हम क्या कहेंगे, contract। where parties have made a binding contract they created rights and obligations between themselves। यानी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे के लिए क्या क्रिएट किया है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ए अग्रीज टू सेल बी कार 2 लाख रुपए में, बी हाँ कर देता है, तो इसको कार देने का ऑब्लिगेशन, उसका पैसा देने का ऑब्लिगेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चार्ट मैं छोटा सा बता देता हूँ, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल ये आगे एस्पेक्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होते ही एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाएगा, उसको हम एग्रीमेंट बोल देंगे। यहाँ पे बीच में आप एक वर्ड यूज कर सकते हो प्रॉमिस, और लीगली एनफोर्सेबल है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होगा, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जो लीगल बाउंडिंग करने वाला होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्रीमेंट एक वाइडर स्कोप है, सोशल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। अगर वो लीगल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली छोटा। एग्रीमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कुछ नहीं भी बनेंगे। तो एग्रीमेंट इज ए ब्रॉडर एस्पेक्ट। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ से बोल दिया ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने ये जरूरी नहीं है। चलिए, यहाँ हमने बहुत बेसिक देखा कि ऑफर से एक्सेप्टेंस होकर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी जो वर्ड था उसको हम डिटेल में स्ट्रेच करने वाले हैं, उसका अब हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं एनफोर्सेबिलिटी वर्ड को। उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, कैपेसिटी होनी चाहिए, ये वो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उन सबको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आगे ऑफर के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, इनके लिए भी एक एक हम प्रॉपर क्लास लेंगे, पूरा टॉपिक आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे।
फिलहाल यहीं रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।